अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान वज़ीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम बड़े अहम इशू के हवाले से बात करेंगे। आप सब जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें मशरिक़ वुस्ता मिडिल ईस्ट पर मरकूज़ है। ईरान ने इसराइल पर मिज़ाइल दागे थे, उसके बाद इसराइल ने यह कहा है कि वो ईरान को भरपूर जवाब देगा, और इसके साथ साथ अमेरिका ने भी ये कहा है कि ईरान को इस हमले के नताइज भुगतने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त जो बहस चल रही है वो ये है कि इसराइल का एक्शन क्या होगा। इसराइल एक सिंबॉलिक अटैक करेगा या फिर टैक्टिकल स्ट्राइक की तरफ जा सकते हैं, फिर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको टारगेट कर सकता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ईरान के सदर और सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम जो ग्लोबल पावर्स हैं जिनमें चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोप शामिल है, उनके रोल को भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है टू ऑफ द इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंड एक्नॉलेज्ड एक्सपर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, प्रोफेसर नज़ीर हुसैन साहब और प्रोफेसर अजहर अहमद साहब। नज़ीर साहब, आपकी तरफ आते हैं। जब भी आपने मिडिल ईस्ट के हवाले से पेशीन गोया की है तो अक्सर वो दुरुस्त साबित हुई है। जब हम गज़ा वार की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर से पहले आपने इस तरह के इवेंट की पेशीन गोई की थी, वो दुरुस्त साबित हुई। तो अभी आपकी चिड़िया क्या कहती है, और ईरान ने जो हमला किया है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरे पास चिड़िया तो कोई नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ मिडिल ईस्ट का, और उसके बेसिस पे मैं जो भी है वो चीज़ें आपसे बयान करता हूँ, और अज़हर साहब से हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो आगे हम बताते हैं, वरना हमारी मिजाल और कहाँ है। बहरहाल इस वक्त मशरिक़ वस्ता की हालात जो है वो बहुत ही गंभीर हैं, बहुत गंभीर हैं। शायद हमें इस्लामाबाद में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन अंग्रेजी में कहा जाता है दैट पीपल आर ऑन द टोज, और दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इजराइल को रिटेलिएशन करेगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक चीज़ तो ये है कि अभी तक ईरान ने 2 महीने स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रखा अपने पे कि हम इस जंग में इन्वॉल्व नहीं। लेकिन आपको पता है कि उनकी इंटरनल इतनी ज़्यादा इंटेंस डिस्कशन हुई IRGC की और नए सदर की कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और ख़ास तौर से हसन नसरुल्लाह के असैसिनेशन के बाद तो उनको कोई रिटेलिएशन करना ज़रूरी हो गया था। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ईरान को अपना स्टेचर भी, अपनी डिटेरेंस भी, और अपना जो असर रसूख है वो भी मेंटेन करना था। आपको मालूम है कि मीडिया पे ये बातें शुरू हो गई थी कि ईरान ने तो धोखा दे दिया अपनी एलाइज को, ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को छोड़ दिया है। तो लिहाजा ईरान के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो गया था कि वो मज़ीद रिस्ट्रेंट करता। अच्छा, इस अटैक की जो 200 मिसाइल गए हैं, इस अटैक की बड़ी एक अहम चीज़ जो है, बहुत से नाजरीन को मालूम होगा, लेकिन जस्ट री एम्फसाइज कर देते हैं कि एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। ठीक है, मगरबी मीडिया सारे का सारा ब्लैक्ड आउट है, लेकिन 3 एयरबेस पे हमला हुआ है। मोसाद के हेडक्वार्टर को भी हिट किया गया। पता नहीं अब टारगेट हुआ है नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अब तमाम 57 मुस्लिम ममालिक में से ईरान एक अकेला मुल्क स्टैंड आउट कर रहा है जिसने कोई एक्शन तो किया। ठीक है, हम बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन आपको भी मालूम है, प्रोफेसर साहब को मालूम है कि अमेरिका जैसे मुल्क, इजराइल जैसे मुल्क जिसके पीछे पूरी दुनिया, मगरबी दुनिया बैठी हो, तो उस पर अटैक करना कितना दिल गुर्दे की बात है। अभी जो आपने बात की है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी तो ये है जिसकी लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा। वो ये है कि ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया जाएगा इजराइल की तरफ से। मुझे उसकी पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो यह है कि इजराइल की जितनी भी, अगर आप बाद में इसमें नक्शा भी डाल दें ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज का, कि ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज बहुत आगे डीप इनसाइड हैं, और उसके लिए कम अज कम 2500 से 3000 जो एयर माइल्स हैं वो कवर करने हैं। उसके लिए इजरायली एयरक्राफ्ट को जो है रीफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, अरब स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे एक पॉसिबिलिटी इसकी नज़र नहीं आती। और दूसरी, अगर ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक चलें हो भी जाता है, तो उसके बाद
कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि ईरान मजीद रेस्ट्रेन करेगा। तो लिहाजा इस पॉसिबिलिटी को तो मैं बिल्कुल रूल आउट कर रहा हूँ। दूसरी जो है, जो उनका बुशरर पावर प्लांट है जो बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है, उस पे अटैक हो सकता है, सिंबॉलिक अटैक हो सकता है, उसकी भी लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस नजर आएंगी। लेकिन देखें, नेतन्याहू जो है वो एक साल में ना गाजा के लोगों की विल पावर तोड़ सका है, ना हिजबुल्लाह की पावर को तोड़ सका। उसकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मुझे समझ नहीं आ रहे, सिवाय इसके कि नेतन्याहू को मजीद एक साल मिल गया है कि वो हुकूमत करे, अपनी बेलिकॉसिटी पे बेस करते हुए अपने आप को बचाए रखे। इसके अलावा ना इजराइल का कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है, ना वो अरबों की फ़लस्तीनियन की और हिजबुल्लाह की और लेबनीज की विल पावर को तोड़ पा रहा है। तो साल होने को आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल अपने किसी भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाब हुआ है। बल्कि अभी ये जो लेटेस्ट ईरानियन अटैक हुआ, इससे तो उसका सारा जो गरूर था वो खाक में मिल गया है। ठीक, अजहर साहब, यही सवाल आपके सामने रखेंगे कि ईरान ने कुछ अरसे तक म्यूटेड रिस्पांस दिया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ईरान ने क्या कैलकुलेट करके ये अटैक्स किए हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो उस्तादों के साथ बैठ के बात करना, उन्होंने बात कर दी है, तो मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, बहुत सी वजूहात होती हैं इस किस्म के इक़दामात करने में, बहुत सी कंसिडरेशंस होती हैं। एक तो लोकल कंसिडरेशन है कि जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा दबाव था। आप देखिए कि पिछले सदर ने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले ही इसराइल के ऊपर एक इसी किस्म का हमला किया था। ये जब मसूद पेज़ेश्कियान जिस दिन हल्फ बर्दारी थी उनकी, उसी दिन जो है वहाँ पे हमला हुआ, जो कि जाहिर है कि इनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग सूरत-ए-हाल बन गई थी, और मुल्क के अंदर से भी और बाहर से भी जो है उसके ऊपर बहुत सी बातें होना शुरू हो गई थी कि जी अब देखते हैं कि ये नया सदर क्या करता है और ईरान कैसे उसको डील करता है। फिर ये है कि जो बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिसमें दोस्त भी शामिल हैं और जिसमें दुश्मन भी शामिल हैं और न्यूट्रल्स भी, कि आपने एक तो क्या पैगाम देना है इसराइल को, अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को। आपने अपने दोस्तों को, जो आप प्रॉक्सी कहते हैं, उन्हें क्या पैगाम देना है, चाहे वो हूतीज हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, कि वो उनके लीडर्स जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। और फिर जो न्यूट्रल्स हैं, जो कि अभी फैसला नहीं कर पाए कि उन्होंने इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, कि जैसा कि सर ने कहा कि एक वाहिद मुल्क है, जो मैं इसमें यमन को भी ऐड कर लेता हूँ कि होती, वो भी थोड़ी बहुत बेचारे जितनी उनमें इस्तात है वो हिम्मत कर रहे हैं। तो ये सारे मामलात ऐसे थे। और फिर मेरा ख्याल है कि देखिए, बढ़ के इससे मुझे लगता है कि इसराइल और अमेरिका की कोशिश भी थी कि वो उनकी तरफ से वो उकसाने वाले बयानात भी आ रहे थे, जो हमने देखा था कि यूक्रेन में भी उन्होंने यही किया था कि पहले ही इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि अब वो अगर आप नहीं करते तो सब कहेंगे कि डर गए, और आप करते हैं तो फिर ये एक डायलेमा, एक ये सूरत-ए-हाल कैश 22 की बन जाती है। तो उस सूरत-ए-हाल में बड़े सोच समझ के उन्होंने वो देखते रहे किस तरफ बढ़ रही हैं चीज़ें, कुछ रिकन्सिलिएशन की तरफ आ रही हैं, नेगोशिएशंस हो रही हैं कि नहीं। और फिर अल्टीमेटली जब उन्होंने देखा कि अब इसराइल हद से बढ़ रहा है और वहाँ पे जो वो रेटोरिक है, बयानात भी जो है अमेरिका और इसराइल के जो है वो भी इश्तियाल अंगेज होते जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने जो है ये इसका फैसला किया और बड़ा मेजर्ड, बड़ा सोच समझ के कि अब भी देखिए कि जंग ईरान नहीं चाहता, और इसलिए उन्होंने जानबूझ के, अब ये तो नजर आ गया है, हमने वीडियोस भी देख ली हैं कि तमाम मिसाइल वो नहीं रोक सके उनके, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो एरो हो, चाहे वो डेविड स्लिंग हो, वो तीनों सिस्टम मिला के भी आपके, अगर उन्होंने 180 फायर किए
अगर उसमें से 5-10 भी निकल गए तो आप सोचिए कि अगर वो किसी आबादी वाले इलाके पे गिरते तो क्या होता। तो उन्होंने बड़े सोच समझ के ऐसे इलाकों का इंतखाब किया कि जहाँ से पैगाम भी मिल जाए कि हमारे अंदर ये इस्तिताअत है और ये रिस्ट्रेंट भी रहे कि उनके ऊपर वो प्रेशर ना हो कि अगर उनके 100-200 लोग मर जाते और तलवीब के अंदर आबादी में गिरता तो फिर नेतन्याहू के लिए भी और अमेरिका के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये एक और कोशिश की है ईरान ने कि बड़ा संभाल कर, और मैं इसमें जो वो बात हो रही है इसराइल के रिस्पांस के हवाले से। जी अजहर साहब, अगर मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखूं उसके बाद अगर इसके ऊपर आप कमेंट करें। जो साबका इस्राएली प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, उन्होंने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि इसराइल हैज नाउ इट्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन 50 years टू चेंज द फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट। वी मस्ट एक्ट नाउ टू डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसी के साथ साथ आज सदर बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी ये कह रहे हैं कि ईरानी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला करना है या नहीं, इस हवाले से मुशावरत जारी है। साथ में जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो ये कहते हैं कि ईरान हैज मेड अ बिग मिस्टेक, इट हैज टू पे फॉर इट। अभी जो इस वक्त बहस चल रही है कि इस्राएल का रिस्पॉन्स क्या होगा, आया एक जैसे कि नजीर साहब ने अर्ज किया कि एक सिंबॉलिक रिस्पॉन्स होगा, आप क्या समझते हैं? विल इट बी अ सिंबॉलिक रिस्पॉन्स या एक टेक्टिकल स्ट्राइक की तरफ जा सकते हैं? आपको लगता है कि नहीं, न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल, मैं तो उस्तादों के खिलाफ जाने की जसारत कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं इसमें एक और चीज आपसे अर्ज करूं कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों इस वक्त और इस तरह हो रहा है। मुझे ये लगता है कि अभी इसराइल को लगता है कि उनके पास वक्त थोड़ा है। जिस तरह ये ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, अगले शायद 10-15 साल में अमेरिका इस पोजीशन में ना हो कि वो इसराइल को इस तरह गार्ड कर सके, दिफा कर सके। तो वो इसलिए भी एक जल्दी फैसला चाहते हैं, एक जल्दी को ऐसी सूरत हाल बनाना चाहते हैं कि जिससे वो खित्ते में मुस्तहकम हो जाएं, और ताकि जब अमेरिका कमज़ोर हो तो फिर इनके लिए वो मसाइल उस तरह के ना हो। तो ये एक अर्जेंसी इस वक्त उनके है और वो इसको किसी फेवरेबल नोट पे हल करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, न्यूक्लियर साइट्स वगैरह पे इसका जवाब मैं आपको इस तरह देता हूं कि आप देखिए कि ईरानी सदर कहाँ है, तो उसका एतमाद आपको बताता है कि वो क्या समझ रहे हैं। हमसे बेहतर वो सोच सकते हैं कि इसराइल का रिस्पांस क्या होना चाहिए। वो मुल्क को छोड़ के तो कतर में जो है वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ये वो, तो बहरहाल चाहे वो सिंबॉलिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अहमकाना बात होगी कि अगर वो कोई इस किस्म की जारियत वो करें, तो मुझे लगता ही है कि इसराइल भी मैयड रिस्पॉन्स ही देगा, जैसे पिछली दफ़ा भी उन्होंने किया था। वो इस किस्म का कोई ख़तरा मोल नहीं लेगा कि ऑल आउट वॉर हो और वो सारे के सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो धरे के धरे रह जाएं। तो फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि वो भी सोच समझ के कोई ऐसा टारगेटेड रिस्पांस देंगे कि जिस पे वो भी राय आमा को कह सकें कि हमने बदला ले लिया है और ऑल आउट वॉर से भी बचें। ठीक, नजीर साहब, इस वक्त एक और भी बहस चल रही है कि ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि नफ्ताली बेनेट ने ट्वीट किया है। इसी तरह बाकी जो स्कॉलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसराइल के पास एक बहुत बड़ा एक मौका है, उसको ये यूटिलाइज करे और ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इस अटैक से 1-2 दिन कबल ही कहा था कि ईरान के लोगों को अब इस हुकूमत से छुटकारा मिल जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा मौका है, या आप समझते हैं कि इसराइल बहुत बड़े इस वक्त मुश्किलात से दोचार है? देखिए, एक चीज बड़ी अहम होती है, स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग होती है। जो ईरानियन अटैक से वहां पे तबाही हुई है ना, वो मैं पहले बता चुका हूँ, वो टोटली ब्लैक्ड आउट है। सिर्फ ट्वीट्स पे आपको चीजें मिल रही हैं। उनके जो 2 एयर बेसिस हैं और उन पे जो 35F एयरक्राफ्ट हैं, मैं नहीं कहता सारे तबाह हुए हैं या नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जो ट्वीट्स आ रही हैं और जो क्या कहते हैं इमेजिनरीज हैं, वो ये डिपिक्ट करती हैं कि कुछ ना कुछ डेंट पड़ा है।
अभी देखें जैसे प्रोफेसर अजहर साहब ने भी कहा है कि चाहे आयरन डोम सारे देखें, उन्होंने बड़ी एक स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन करके एक मिलिट्री स्ट्रेटजी को अपनाया है। उन्होंने 2 या 3 बैरेजेस में अटैक किया है। पहले बैरेजेस में जब अटैक किया है तो उन्होंने आयरन डोम को इंगेज किया है। जब आयरन डोम इंगेज हो गया है उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर मिसाइल फेंके, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अच्छा, एक चीज जो मिलिट्री जार्गन में बड़ी अहम है, हमारे बाज़ नाज़रीन को शायद ये ना पता हो कि तल अवीव और तेहरान या किरमान के दरमियान 1700 से 1900 किलोमीटर का फासला है। ये ख्याल करें, इतनी बड़ी जो एक प्रोजेक्टाइल को जाना अनइंटरप्टेड और फिर वहां पे अटैक होना। चले मैं कहता हूँ 90% इंटरसेप्ट हो गए, 10% वहां पे गए हैं, गिरे हैं, अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन इतना बड़ा फासला तय करना और 3.5 मिनट्स में ये फासला तय करना, ये ईरान की मिलिट्री प्रोवेस की निशानदेही है कि उनको ये बहुत अहम चीज। दूसरी बात आप ये देखिए, मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बिहाइंड द सीन्स बहुत सी चीजें चल रही हैं इस वक्त। अब आप कह रहे हैं ईरानी सदर कतर गए हुए हैं, लेकिन ट्वीट्स पे ये भी चल रहा है कि सऊदी लीडरशिप ने ईरान को ये मैसेज भिजवा दिया है, बल्कि 6 मुल्कों ने ये मैसेज भिजवा दिया है कि हम इस जंग में बिल्कुल प्योर न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि उनको पता है रिटेलिएशन किस किस्म की होनी है। अच्छा, लेकिन इसमें 2 चीजें बड़ी आम है। एक तो 7 अक्टूबर बहुत जल्दी आ रही है और नेतन्याहू चाह रहा है कि मैं 1 साल में कोई ना कोई अपनी कारकर्दगी शो करूं। वो कामयाब होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। दूसरी बात ये है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अमेरिका में बिल्कुल एक खला है, वहाँ एक लीडरशिप की कमी है, डिसीजन किसने करना है। इसका फायदा भी नेतन्याहू उठाना चाह रहा है, क्योंकि अगर तो मिस्टर ट्रंप आ जाते हैं तो वो ये काफी पावरफुल बंदा है जो नेतन्याहू को भी डांट देता। आपको अगर याद हो पिछले दौर में काफी तो ये लिहाजा नेतन्याहू ये चाह रहा है कि वो कुछ ना देखें। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, अजहर साहब भी सही फरमा रहे हैं, लोग भी ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जी ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स आर द अल्टीमेट टारगेट, इसमें कोई शक नहीं है, ये उनकी ख्वाहिश भी है। लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज को क्यों भूल रहे हैं? मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटीज बड़ी खतरनाक हैं। जब 1982 में इराक के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे उन्होंने हमला किया था तो उसमें 2 ममालिक ने बहुत ज्यादा मदद की थी, अगर आपको याद हो। अच्छा, अब इस वक्त अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक जंग को अफोर्ड कर सके। यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रशिया ने ऑल आउट देखें, ईरानियन अटैक से सिर्फ 2 दिन पहले रशिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ईरान का विजिट करता है, ठीक है। अभी उसने इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, उसने शाम में जो रूसी फौजी अड्डा था उस पर अटैक कर दिया है। तो लिहाजा वो वार को एनलार्ज ऑटोमेटिकली करना चाहता है। आपको पता है, प्रोफेसर साहब भी जानते हैं, नाज़रीन भी, अगर वॉर एनलार्ज हो जाए और रशिया इसमें शामिल हो जाए तो यूक्रेन का जितना बदला है वो सारा रशिया यहाँ पे लेने की कोशिश करेगा। और हमारे नाज़रीन को पता है कि रशिया का बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक अड्डा है शाम में, जो हर हाल में उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। तो लिहाजा नेतन्याहू भी चाहेगा, इजराइल भी चाहेगा कि वॉर को एनलार्ज किया जाए, लेकिन मेरी अपनी नाकिस राय में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। आप ये देखें, यूक्रेन में वो फंसे हुए हैं, उनकी जो इकॉनमी है वो डिफॉल्ट में जा रही है, वो तकरीबन $30 ट्रिलियन के डेट में हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। मैं तो कहता हूँ ये मिलिट्री सुइसाइड होगी। और क्या आप समझते हैं कि जब ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक होगा तो उसके बाद ईरान के पास कोई गुंजाइश रह जाएगी? मैं तो समझता हूं कि अगर ईरान आइंदा 15 से 20 सालों में न्यूक्लियर होना चाहता था तो वो अब पिछले 15 और 20 मिनट में न्यूक्लियर हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ये स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज जरूर है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज दोनों के पास मौजूद है। अगर इजराइल अटैक करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके पास बहुत स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या कोई मिलिट्री, आपको मालूम है अगर आप नक्शा देखें कि अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन जो इंस्टॉलेशन है वो कितनी करीब हैं। ये तो तल अवीव पे हमला तो 1700 किलोमीटर बाद हुआ है ना सर। ईरानियन रीच में विद इन मेरा ख्याल है 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के फासले पर है। और जबकि अरब तमाम मालिक अपनी न्यूट्रलिटी को गारंटी कर चुके हैं। आखिरी चीज मैं ये इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा
कि नेतन्याहू ने पहले, बल्कि इजराइल लीडरशिप ने अमेरिका को कन्विंस किया कि आप इराक पे इन्वेजन करेंगे तो सारे मामलात हल हो जाएंगे। ठीक, अच्छी बात है। अगर हम लेबनान में इस लीडर को मारेंगे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। भाई कुछ भी नहीं हो रहा ना, रेवोल्यूशनरी लीडरशिप में कभी भी नहीं होता। अगर मैं एक लीडर हूं तो मैंने अपने पीछे पूरी एक फौज तैयार रखी होती है कि उसको टेक ओवर कर ले। इस सिलसिले में आखिरी चीज ये है कि आज जुम्मे के खुतबे से जो तेहरान यूनिवर्सिटी में होता है, ईरान के रहबर खिताब कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वो एक सिंबॉलिक भी होगा। और क्योंकि मैंने जो तस्वीर देखी हैं कि ईरानियन जो रहबर हैं और उन्होंने जो एक बंदूक सी है सिंबॉलिकली वो उठा ली है, और अगर जुम्मे के खुतबे में वो ये बंदूक लेके खिताब करते हैं तो इसकी हैसियत, इसकी इम्पोर्टेंस, इसका जेस्चर, इसकी जो वेव्स हैं वो क्या होंगी, ये बड़ी खतरनाक चीज बन जाएगी इजराइल के लिए भी और पूरी मगरबी दुनिया के लिए भी। अच्छा, जहां सब अगर थोड़ा सा बता दे कि ये सिंबॉलिक क्या मैसेज जाएगा इससे अगर वो उठाते हैं वो बंदूक। देखिए, जो ईरानियन रहबर है ना, वो एक रिलीजियस फिगर है, ठीक है, पॉलिटिकल है, जो भी है। वंस ही टेक्स द गन इन हिज हैंड, इट मीन्स के नाउ he has, देखें आप याद करें, अदर साहब को पता है, he has been the commander of the IRGC before becoming the president and before becoming the रहबर। तो लिहाजा वो अपनी पुरानी उसमें जाना चाहेंगे कि ठीक है, मैं ये सब चीज डोव ऑफ कर रहा हूँ और मैं बंदूक उठा रहा हूँ। अगर उन्होंने बंदूक उठा ली तो प्लीज रिमेंबर दैट 99% ऑफ द इरानियन हैव एलिजियंस टू हिम। फिर ये वॉर या ये फिर ये रुकना। अच्छा, आखिरी चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ, लोग बड़ी कहते हैं जी कि वो, आप जैसे आपने ट्वीट का जिक्र किया नेतन्याहू के, जी ईरानियन जो हैं वो रिहा होने वाले हैं या आज़ाद होने वाले हैं। तो जिस दिन अटैक होता है सर इजराइल पे, उस दिन ईरान में जो लोग बाहर आए हैं या फ़लस्तीन के लोग बाहर आए हैं या लुबनान में जो लोग बाहर आए हैं या हूतीज जो बाहर आए हैं, हम भी निकलना चाहते थे लेकिन हमें आप लोगों ने निकलने नहीं दिया। तो ये सिंबॉलिक चीजें बहुत आम होती हैं। ठीक है, उन्होंने पटाखे मारे सर, उन्होंने कुछ भी नहीं नुकसान किया, लेकिन आपके लिए कितना बड़ा हौसला है, और ये इतना बड़ा हौसला साइकोलॉजिकल पावर को जनरेट करता है। और मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एक साल में इजराइल अपना कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा। इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी मिलिट्री डिफीट, इससे बड़ी स्ट्रेटेजिक जो मिस्टेक है वो कभी, मैं बार बार इस पे मैं लिख भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि ये जंग सिर्फ नेतन्याहू की पॉलिटिकल सर्वाइवल है और कुछ भी नहीं। अजहर साहब, जैसे कि नज़ीर साहब ने जिक्र किया कि अरब स्टेट्स ने न्यूट्रलिटी की बात की है, जो कल हमने देखा कि इस जो ईरान के सदर है उनकी मुलाकात सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा से हुई। उन्होंने कहा है कि आपस में जो भी इख्तलाफात हैं, माजी के इख्तलाफात को ख़त्म करते हैं और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं रीजनल प्लेयर्स का रोल इस पूरी सिचुएशन में? जी देखिए, बिल्कुल ये जो आपके गल्फ कंट्रीज हैं ये बहुत अहम है इस मामले में, और सऊदी अरब एक तरह का जो है लीडर है इन सब का। तो अगर सऊदी अरब एक स्टांस लेता है मजबूत, तो फिर बाकी सारे मुल्क भी उसके झंडे तले वो आ जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट तो यकीनन होगा। आप देखिए कि इनका तो आपस में मोहब्बत का था। कतर के अमीर ने बड़ा सख्त बयान दिया इसराइल के खिलाफ और वो सब, लेकिन अभी तक तो ये बात भी सिंबॉलिक ही है ना। अभी तो उन्होंने बयान दिया, अब अगर वो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रलिटी तो हमें नहीं चाहिए। न्यूट्रलिटी का मतलब तो ये है कि वो आंखें बंद किए हुए हैं कि अच्छा देखते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वेट एंड सी, जो जिस तरफ पड़ना भारी हो गया उस तरफ आप छूट गए। तो इस वक्त तो हमें न्यूट्रलिटी की जरूरत नहीं है। इस वक्त तो हमें एक क्लियर स्टांस होना चाहिए कि आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ खड़े हुए हैं, आप किसके साथ हैं। तो ये मेरा ख्याल है क्लियर होना चाहिए। तो ये तो डिप्लोमेसी, जब भी लोग मिलते हैं कोई ये नहीं कहता कि हम आपस में दुश्मनी करेंगे। वो मुलाकात में तो हमेशा यही कहते हैं कि वो हम बातचीत करेंगे, अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे। ये ठीक है, अच्छी बात है डिप्लोमेटिकली, लेकिन देखना यह है कि वो अमलन क्या करते हैं। क्या अब तक उन्होंने अमेरिका के ऊपर कोई ऐसा दबाव डाला? आप अगर ये देखिए कि अमेरिका की
कितनी बेसेस हैं, वहाँ पे अड्डे हैं। अगर वही अमेरिका बहादुर को कह दिया जाए कि भाई अगर आप ये नहीं करते तो फिर खाली कीजिए आप और यहाँ से निकलिए, सफीर कोई बाहर निकाल दें कि अच्छा चले आप लेके आए, तो हुकूमतों पे दबाव पड़ेगा। अभी दबाव इसीलिए नहीं पड़ रहा कि जो वहाँ के लोग हैं, जो असूलन स्टेक होल्डर्स कहलाने चाहिए, वो इस मामले में खामोश हैं, वो बोल नहीं रहे। बल्कि किसी हद तक तो वो पिछला जो हुआ था इसमें भी आप देखिए कि दोबारा खबर आई कि वो जॉर्डन ने भी शायद कुछ मिसाइल गिराए, और पिछली दफा तो वो सऊदी अरब और जॉर्डन दोनों ने मिलकर वो किया था। तो वो प्रैक्टिकली तो वो इसराइल के साथ खड़े हुए थे। अब उनके लिए मुश्किल इसलिए हो रहा है, उन्हें ये बयानात देने पड़ रहे हैं कि उनकी अवाम के जज्बात तो उधर है ना, तो इसलिए वो अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। नेतन्याहू को लाइफलाइन मिल गई है। नेतन्याहू अगर ये जंग ना होती तो इस वक्त शायद जेल में होता या वो अदालतों में भाग दौड़ रहा होता, तो उसको लाइफलाइन मिल गई। अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिकी बड़े सख्त मखमसे में फंसे हुए हैं कि अब ये हुकूमत बेचारी कमज़ोर है, बट वोट चाहिए इनको, और वोट आता है इसराइल के पैसे से, वोट आता है वो सारी मल्टीनेशनल कंपनी से, वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से, जो कि ज़्यादातर यहूदियों के हाथ में। और ये हम सबको पता है कि वो पैसे के ऊपर जो है वो वोट बनता है और वो प्रेसिडेंटशिप बनती है। तो इसलिए इस वक्त वो चाहते हुए भी इसराइल को नाराज करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि ये जो अभी फरमा रहे थे डॉक्टर साहब, आपने भी सवाल किया, देखिए मैंने कुछ वक्त ईरान में भी गुजारा है। जो ये मजहबी रहनुमा है उनके आयतुल्लाह, इनका बड़ा वजन है ना। और नेतन्याहू, मैं आपको बताऊं, इतना पागल नहीं होगा। अगर खामनेई ने बयान दे दिया ना, तो ईरान में जितने पागल निकलेंगे ना, वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर इसराइल नहीं, जो रास्ते में आ रहे हैं ना, जहां जहां अमेरिका बैठा हुआ है, और वो जितनी फिर ऑयल रिफाइनरीज और वो इंडस्ट्री है, वो सब की सब जद में आएगी। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी वहां तक पहुंचने नहीं देगा सूरत हाल। ठीक। अच्छा प्रोफेसर नज़ीर साहब, ज़रा मुख्तसरन बता दीजिएगा कि जैसा आपने खुद भी जिक्र किया कि ईरान के अटैक होने से पहले रशिया के वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ईरान को विजिट किया। जो ग्लोबल पावर्स है जिनमें रशिया शामिल है, चाइना है, अमेरिका है, इनका रोल आने वाले दिनों में आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, अगर तो इन्होंने वॉर को रिस्ट्रेन करना है और वॉर को लिमिटेड करना है, फिर तो इनको कुछ ना कुछ आपस में करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अजहर साहब ने भी कहा कि इस वक्त अमेरिका में एक फ्लक्स है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, वहाँ तो डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल है। मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त वहाँ की सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो पेंटागन के पास है। पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त बिल्कुल इनकैपेसिटेटेड है, कोई डिसीजन नहीं कर पा रही, तो पेंटागन के पास है। और पेंटागन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, उसने अपनी मिलिट्री ऑब्जेक्ट देखें, क्या एक अटैक करने के बाद वो अपने सारे के सारे जितने अड्डे हैं या जितने उनकी इंस्टॉलेशन है उनको अंडर थ्रेट ले आएंगे? तो ये जरा सोचने की बात है। रशिया, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इजराइल ने फिर रशिया के अड्डे पे अटैक किया है, तो रशिया तो इजराइल तो चाह रहा है कि वॉर को एक्सपेंड किया जाए, और अगर ये शामिल हो जाता है रशिया इस वॉर में, तो फिर नक्शा ही टोटल बदल जाएगा और यूक्रेन का बदला सारा इधर ही आएगा। चाइना भी, आपको मालूम है कि पिछले 200-300 साल में चाइना ने कोई जंग नहीं करी, ना वो जंग करेंगे, ना वो उनकी रेड लाइन है कि इस जंग में वो कूदें। यस, वो सपोर्ट कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मिलिटरीली वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। उनकी रेड लाइन साउथ चाइना सी है, उनकी रेड लाइन ताइवान है, वो इधर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बट
चाइना जो है वो हमेशा से एक ऑनेस्ट पावर ब्रोकर का रोल अदा करेगा और करता रहेगा कि किसी तरह ये सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए, टेंशन डिफ्यूज हो जाए, और वो अपना रोल अदा करेगा, और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ है, आल्दो उनका कोई रोल नहीं बनता जर्मनी का, फ्रांस का और ब्रिटेन का कि उन्होंने खुल के सपोर्ट की है कि हम ये कर देंगे। उनके पास क्या है, वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ना उनकी जैस मिलिट्री अड्डे हैं वो उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक बात जो प्रोफेसर अजहर साहब ने की ना, इस वक्त बड़ी अहम हो गई है, वो ये है कि जो अरबों में और मुस्लिम ममालिक में जो पब्लिक पॉपुलर सेंटिमेंट्स है ना, वो हुक्मरानों के खिलाफ जा रहा है, वो ईरान के फेवर में जा रहा है, वो फलस्तीनियों के फेवर में जा रहा है। ये जो विक्टिमहुड का जो नैरेटिव है ना, आप ये देखें कि इससे हम तो चलें अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे या हमारी हुकूमतें इसको कंट्रोल करवा लेंगी, लेकिन जो इस वक्त मैं बार बार ये कह चुका हूँ, पिछले आज़ाद साहब के प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि इजराइल ने फ़लस्तीन को यूरोप की गलियों में खो दिया है। क्योंकि यूरोप में लोग बाहर निकल आए, अमेरिका में लोग बाहर निकल आए हैं। ये जो पॉपुलर परसेप्शन है ना कि इजराइल जुल्म कर रहा है, ये बहुत बड़ी एक विक्ट्री है रेजिस्टेंस फोर्सेस की। और मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एक साल, जैसे सर 362 दिन आज हो गए, ठीक है, 2-3 दिन और लगा लें, मुझे बताएं कि इजराइल ने क्या अचीव किया है। क्या विल पावर फलस्तीनियों की खत्म हो गई है? क्या गाजा पे हम कब्जा पूरा हो गया है? क्या सदरन लेबनान खाली हो गया है? क्या आपको मालूम नहीं 7 लाख जो माइग्रेंट इजरायली हैं वो यहाँ से जा चुके हैं? क्या आपको ये पता नहीं है कि इस वक्त कोई भी फ्लाइट ना तल अवीव में लैंड कर रही है ना तल अवीव से उड़ रही है? क्या आपको मालूम नहीं कि इस वक्त पूरी मशरक़ वस्ता जो है वो उसकी एयर स्पेस जो है वो मशकूक हो गई है? तो ये इतना बड़ा माली नुकसान है जिसका मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक स्ट्राइक की वजह से इजराइल का या अरब मुल्कों का कितना बड़ा नुकसान हो गया है। और अभी हुतीज ने एक अटैक कर दिया जनाब जहाज पे, और तेल की प्राइसेस आसमान पे पहुंच गई हैं। ईरान के लिए कोई मसला नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे। उनका जो 3 आइलैंड्स है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, अब अबू मूसा, लेसर थंब और लोअर थंब, उन पे ग्रेटर थंब, उन पे मिसाइल लगे हुए हैं, SS-2 मिसाइल लगे हुए हैं। अभी मैं बहुत आगे नहीं जाना चाह रहा, ये कैनवास बहुत बढ़ जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि इनको एक सिंबॉलिक जो भी कुछ करना है वो कर लें। अच्छा, एक चीज, आखिरी चीज, सॉरी मुझे अभी याद आ गई है। देखें, जब ईरान ने अटैक करना था इजराइल पे तो अमेरिका ने वार्निंग इशू कर दी थी कि अटैक होने वाला है। तो इसमें 2 चीजें, या तो इंटेलिजेंस सोर्सेज ने उनको बता दिया या ईरान ने खुद उनको बता दिया कि जी हम अटैक करने लगे हैं। माफी चाहता हूँ, ये मैं उर्दू में या पंजाबी में कहूँगा, हुण कुछ करना है तो जो कुछ कर लो, ठीक है। तो लिहाजा आप देख लें, उन्होंने अटैक भी किया, उनको इन्फॉर्म भी कर दिया, और उनकी जो डेटरेंस है वो भी इस्टेब्लिश हो गई, और फिर लोग सड़कों पर निकल आए। तो वर्ल्ड पावर्स भी एक चीज को देख रही हैं, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को देख रही हैं, वो अपने आप को अननेसेसरली इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा, फिर टेक्निकल चीजें मैं 2 आपको बता दूं। यूक्रेन वार में अमेरिका में एम्यूनिशन खत्म हो चुका है, ये मैं बता दूं, डिप्लीट हो चुका है जितना एम्यूनिशन था। एम्यूनिशन होता है जो वॉर को चलाता है, वेपन की बात नहीं कर रहा, इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा, एम्यूनिशन, गोला बारूद, वो खत्म हो रहा है। जी जी। मैं अब इस ब्रॉडकास्ट में ये नहीं बता सकता वो एम्यूनिशन कहाँ से जा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी वो बेचारे डिप्लीट हो चुके हैं, तो एक नया महाज को, ठीक है, उनके पास एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, गुड एनफ, उनके पास पायलट मौजूद हैं, गुड एनफ। अगर मिसाइल ही नहीं है, अगर एम्यूनिशन ही नहीं है, बम ही नहीं है, कितने मारेंगे, कब तक मारेंगे? तो वो अगर वही खत्म हो जाएगा तो वो आप कैसे जंग लड़ सकेंगे? ये अभी मैं नहीं कह रहा, ये अभी आप वेबसाइट्स पे चले जाएं कि अमेरिका को अपने एम्यूनिशन और बाकी चीजें करने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। तो एक नई जंग छेड़ेगा तो फिर आपको पता है क्या करेगा। Adar Sahab, your take, how do you see the role of global powers in the coming days? देखिए, बड़ा अच्छा तफसीली तजिया दिया डॉक्टर साहब ने। यूरोप को तो शायद थोड़ा सा इसमें वो नज़र आ रहा हो इम्कान के, अच्छा वो उधर अगर रूस जो है वो इन्वॉल्व हो गया तो थोड़ी सी हमारी यहाँ बचत हो जाएगी। जंग जो है वो चाहेंगे कि वो यूरोप से हट के तो मशरक़ वस्ता की तरफ
चली जाए और एशिया की तरफ चली जाए तो थोड़ा सा उनको सुकून हो जाएगा कि उनसे दूर हो जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका अभी इस पोजीशन में नहीं है, और अगर कमला आती है तो आगे भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो इन्होंने फरमाया फिर भी पेंटागन ही करेगा फैसले, क्योंकि वो बहुत कमजोर सदर होगी मेरे ख्याल में। हाँ, अगर ट्रंप आता है तो फिर बात दूसरी है, फिर कुछ वो फैसले कर सकता है और कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। बाकी अरब ममालिक अभी तक जो है, मैंने पहले भी कहा कि वो अभी सोच रहे हैं, लेकिन उन पे दबाव बढ़ रहा है और उनको ये भी नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि पहले कि वो इसराइल को भी तो बाकी लोगों को भी नजर आ रहा है। हमने पहले भी देखा कि झुकाव जो है सऊदी अरब का और दूसरों का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चाइना की तरफ और ब्रिक्स की तरफ और एससीओ की तरफ पहले से होना शुरू हो गया था। तो वो ये एक्सपेडाइट हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा, वो उनको जब नजर आएगा कि ये अब इस पोजीशन में नहीं आ रहे। अमेरिका बिल्कुल जंग लड़ने के उस पोजीशन में नहीं है। अगर अमेरिका इस वक्त एक तीसरा महाज खोलता है तो वो जो उसकी आप कह लें थोड़ा सा भरम रह गया है, जो शायद अगले 10-15 साल में खुलना है, वो भरम अब खुल जाएगा कि वो सुपर पावर नहीं रहा। इसलिए अमेरिका बहुत एहतियात करेगा, आखिरी हद तक जाएगा इसराइल को रोकने के लिए। खुद इसराइल के अंदर भी मुझे लगता है कि एक लिमिट पे आके नेतन्याहू को वो इजाजत नहीं देंगे। उसी के अपनी कोएलिशन मेंबर्स जो हैं, उसमें से भी आप देखिए कि वो बातें आना शुरू हो गई हैं, तो वो भी एक हद तक ही उसको इजाजत देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में ये गलती कर गया है इसराइल। जहां तक बात हो रही थी फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, वो लोग बातें कर रहे थे और वो अपना काम कर रहे थे खासी कामयाबी के साथ, मैं समझता हूँ। लेकिन ये जो इन्होंने ये जो फैलाने वाला काम किया है, इसमें उनकी जी जो भी मंतक थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसका फॉलो आउट जो है वो उनके लिए बेहतर नहीं है। अजहर साहब, चाइना के ऊपर आप अमीक नजर रखते हैं, तो चाइना का रोल कैसा देख रहे हैं आप? चीन बहुत मोहतात है और मुझे लगता है कि चीन बहुत मोहतात रहेगा। चीन अभी डिप्लोमेटिकली, मॉरली वो मदद कर सकता है, शायद थोड़ा बहुत वो फाइनेंशियली भी कर दे, लेकिन जंगी लिहाज से मुझे नहीं लगता कि चीन जो है अभी मुस्तकबिल करीब में जो है वो ऐसी किसी जंग का हिस्सा बनेगा। ठीक है नजीर साहब, लास्ट कमेंट अगर आप काइंडली कर दें कि ये सिचुएशन डिफ्यूज किस तरह हो सकती है और क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? डिफ्यूज तो नहीं होगी सर, मैं बिल्कुल इस पे, मिडल ईस्ट कभी भी अमन में नहीं रहा पिछले 100 साल में और आइंदा भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे डायनेमिक्स बड़े खतरनाक हैं। और नेतन्याहू जब तक मौजूद हैं, वॉर मॉन्गरिंग, बेलिकॉसिटी और ऑफेंसिवनेस चलती रहेगी जब तक ये उनको मतलब उनकी बागें नहीं खींची जाती। अदरवाइज पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पे है। जो हो गया, डिटरेंस रिस्टोर हो गई, अभी उसको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो जो गजा में कर रहा है या लेबनान में कर रहा है वो तो नहीं रुक रहा ना, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि मिडल ईस्ट में कोई चीज़ डिफ्यूज हो सकती है इस वक्त। अजहर साहब, योर कमेंट। जी बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कि तैयार रहना चाहिए तमाम पार्टियों को कि ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लंबा हो जाए। और इसमें मैं तो ये भी कहूँगा, क्योंकि जाहिर है कि वो हमें एज ए पाकिस्तानी कुछ इन्फ्लुएंस भी लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है कि ओवरऑल हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास भी एक किसी किस्म का मसला कश्मीर में चल रहा है। तो ये ज़रूर देखने की चीज़ है इसमें, अगर मैं जल्दी से 2-3 पॉइंट करूं, कि एक तो ये देखिए कि अब बात चली गई है टेक्नोलॉजी पे। अब ये जंगें जो है, जोश जज्बा बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी है बुनियाद, लेकिन वो कहते हैं ना कि घोड़े भी तैयार रखने पड़ेंगे, हमारा तो मजहब भी हमें वो कहता है, तो उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ईरान ने जवाब दिया टेक्नोलॉजी के साथ,
लेकिन आप देखिए कि उन पड़ोस में जो है वो टेक्नोलॉजी की मार खा रहे हैं और वो बिल्कुल पिन पॉइंट करके लीडर्स को मार रहा है वो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो करें। फिर दूसरा एक अहम चीज़ ये है इत्तेहाद। आपका वो एक तो उम्मत मुसलमान तो है ही है, उसको छोड़ दें, खुद अपने अंदर भी इत्तेहाद होना चाहिए। चाहे वो आप कश्मीर में बात कर रहे हो, चाहे वो आप फ़लस्तीन में बात कर रहे हो, कि वहां भी ग्रोह बने हुए। अगर यही लोग पहले दिन मुत्तहद होते तो ये इस तरह चुन चुन के इसराइल मार नहीं सकता था। आप देखिए ना, 40-45 हजार तो आपकी डेथ्स हो गई, आपके कोई 1 लाख के करीब जख्मी हो गए। तो ये कौन लोग हैं? अगर इसमें से आधे आप औरतें और बच्चे ज़ईफ निकाल दें, फिर भी ये लोग, अगर ये लड़ रहे होते तो नक्शा इस वक्त बदल चुका होता, अगर ये मुत्तहद होते। लेकिन वो वेस्ट बैंक और वो, तो ये चीज़ें बड़ी अहम है हमें सोचने के लिए कि खामोश रहने से, आंखें बंद कर लेने से बिल्ली नहीं गुजरती। आपको तैयारी करनी पड़ती है आपको, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग, आप दोनों बहुत अहम है, इसको सीखने की जरूरत है। प्रोफेसर नज़ीर साहब और प्रोफेसर अदर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने बड़े तफसील के साथ मिडल ईस्ट का जो इस वक्त सिचुएशन इवॉल्व हो रही है उस हवाले से बात की। आने वाले दिनों में भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। बहुत शुक्रिया।